हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक अंधे शख्स की, जो बेहद ही दिलचस्प कहानी है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। शादी की रात थी और मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे। वो सभी मेरे जिगरी यार थे। कहने लगे, तुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता, फिर कमरे में जाकर क्या करेगा? ऐसा ना हो दुल्हन की जगह किसी 60 साल की बुढ़िया के साथ मोहब्बत भरी बातें शुरू कर दे। अरे क्या मालूम, भाभी अपनी जगह किसी और को बिठा दे और मामला उलट पलट हो जाए। मैंने अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि शर्म करो अब और अपने अपने घरों को चले जाओ, ताकि मैं भी अपनी दुल्हन के पास जा सकूं। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मेरा एक दोस्त माजिद कहने लगा कि तुझे रात से क्या करना है यार, तेरे लिए तो हर वक्त अंधेरा ही है, जब चाहे बीवी के पास चले जाना। माजिद की बातों पर वो सभी दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे थे। फिर वो सब मेरे गले लगकर मुझे मुबारकबाद देकर चले गए। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे खुश करने के लिए हंसी मजाक में ये बातें कह रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर मेरे दिल में भी था कि मैं तो अंधा हूँ। फिर अपनी बीवी के साथ किस तरह से सुहागरात मनाऊंगा, किस तरह उसे महसूस कर सकूंगा, कैसे उसके हक को अदा करूंगा। अगर मैं पैदाइशी अंधा होता तो शायद ये बात मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना होती, लेकिन मैं कुछ अरसा पहले एक एक्सीडेंट में अंधा हो चुका था। मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए अपनी कमी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान रहा करता था और अभी तक इस बात का आदी नहीं हुआ था। ऊपर से अचानक से मेरी शादी हो गई, और वो भी कुछ ऐसे हालात में कि मैं खुद अभी तक हैरान था कि मेरी बीवी मुझसे शादी पर किस तरह राज़ी हो गई, क्योंकि मैंने उसे पहले देख रखा था और मैं जानता था कि वो बहुत ज़्यादा हसीन है। उसे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर उसने मुझ जैसे अंधे से शादी क्यों की? यही बात जब मैंने अपने दोस्तों के सामने की तो वो कहने लगे कि ये सब तो किस्मत की बातें हैं, पर तुम्हें कौन सी किसी चीज़ की कमी है? पैसे वाले हो, अपना कारोबार, बंगला, सब कुछ तो है। आगे पीछे माँ बाप की जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी फप्पो ने उसे तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया होगा। मेरी बीवी दरअसल कोई गैर नहीं, बल्कि मेरी फप्पो की ही बेटी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये फिक्र सता रही थी कि मैं अपनी बीवी के साथ मुस्तकबिल में किस तरह गुजारा करूँगा। बहरहाल मैं अपनी लाठी के सहारे कमरे में पहुँच गया। मैंने ज़ोर से अपनी बीवी को सलाम किया, ताकि उसकी आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकूं कि वो कहाँ पर बैठी है, और फिर उसके धीमे अंदाज में आने वाले जवाब ने मुझे बता दिया कि वो बिस्तर पर मेरी मुंतज़िर बैठी है। मैं अपनी स्टिक टका के बिस्तर पर पहुंच गया, उसके पास ही बैठ गया। मैं उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन दिल की नज़रों से महसूस ज़रूर कर सकता था। आँखों की रोशनी जाने से पहले जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था, तो वो हुस्न की जीती जागती मूरत मालूम हो रही थी। उसका वही तसव्वुर इस वक्त मेरी नज़रों के आगे था। मैंने अपनी जेब से मुंह दिखाई का तोहफा निकाल कर आगे किया तो उसने खुद मेरे हाथों से उसे ले लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं। मैंने तेज़ी से उसका हाथ जकड़ लिया। शायद मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसके होंठों से एक सिसकी निकली। फिर मैंने धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। परफ्यूम की तेज़ महक ने मुझे पागल करके रख दिया था, और मैंने मजबूती से उसे अपने कुशादा सीने से लगा लिया था। वो भी खामोशी से मेरे सीने में समा गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कमरे का माहौल खुद ब खुद बोझल हुआ था। उसके वजूद की तपिश मेरे जज्बात को झुलसा रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुर्बतों में इजाफा होता चला गया। मैंने धीरे से उसके ब्लाउज़ की डोरियों को खोल दिया, उसके पूरे वजूद को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया। वो भी मेरे जज्बात के आगे ढेर हो गई। मैं जिस रात को अपने अंधेपन की वजह से मुश्किल समझ रहा था, वो मेरी मोहब्बत और जज्बात की शिद्दत से
خود بخود آسان ہو گئی تھی۔ بھلے ہی میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے اسے محسوس کیا تھا۔ فطری طور پر ہمارے درمیان سے خود بخود سارے پردے ہٹ گئے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ کمرے میں گونجتی میری بیوی کی دھیمی دھیمی آوازیں میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ میں جتنی شدت سے اسے اپنے قریب کرتا، وہ اتنی ہی محبت سے مجھ میں سما جاتی اور پھر پوری طرح میں اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے ہرگز بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اندھا ہوں۔ میری محبت کا جواب بھی اس نے بے حد محبت سے دیا تھا۔ میرے ادھورے پن اور تشنگی کو اس نے اپنے وجود سے پورا کر دیا تھا، اور ایسے ہی آدھی رات گزر گئی تھی۔ میرے جذباتوں کو قرار آ گیا تھا، وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ نے ہم دونوں کو ہی مکمل کر دیا تھا۔ زویا سے شادی کے اس فیصلے پر میں پوری طرح مطمئن تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے مجھے شادی کے لیے منع بھی کیا تھا۔ دراصل بہت عرصے سے میرے ماں باپ نے میری پھپھو کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا ہوا تھا۔ میری ماں کو میری غریب پھپھو بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن امی ابو کے انتقال کے بعد میں نے خود پھپھو سے رابطہ قائم کیا تھا، کیونکہ میں رشتوں میں دوریوں کا قائل نہیں تھا۔ اتفاق سے پھپھو سے تعلق ٹھیک ٹھاک ہونے کے کچھ عرصے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا تھا، تو پھپھو نے خود ہی اپنی جوان بیٹی کا رشتہ میرے لیے دے دیا۔ میں نے بھی انکار نہ کیا، اور اس طرح آج کی رات زویا میری ہو گئی۔ اس کے ساتھ مل کر خوبصورت لمحہ گزارنے کے بعد میں بہت پرسکون بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک ہی آدھی رات کو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں جاگ رہا تھا، اس لیے اس کے قدموں کی آواز کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے آواز دے کر پوچھ لیا کہ زویا کہاں جا رہی ہو؟ میرے سوال پر اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد آہستہ سے کہنے لگی کہ میں تازہ ہوا کے لیے چھت پر جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ اسے تو تھکن سے چور ہو کر سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے اجازت لے کر چھت پر چلی گئی۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے جاتا۔ میں تو بہت زیادہ تھک چکا تھا، اس لیے کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو زویا کی چوڑیاں مجھے اپنے قریب کھنکتی ہوئی سنائی دیں۔ میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ میرے قریب آ گئی، میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی کہ اب اٹھ جائیے نا، سورج نکل آیا ہے، 10 بج رہے ہیں۔ 10 بجے کا سن کر میں حیران ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آدھا دن گزر گیا، ورنہ میں تو سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ پھر زویا خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈائننگ ٹیبل تک لے گئی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میں اپنے ایک عمل سے اپنی محبت جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی محبت کی ڈور سے اسے کچھ اس طرح باندھ لوں کہ وہ پھر کبھی مجھ سے الگ نہ ہو سکے۔ دراصل یہ خوف میرے دل میں تھا کہ میرے اندھے ہونے کی وجہ سے کہیں ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑ جائے، لیکن زویا نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ نبھائے گی۔ میرا بہت بڑا سا کاروبار تھا جو اب میں اپنے مینیجر کی مدد سے سنبھال رہا تھا۔ نوکری ہوتی تو چھٹیاں لے لیتا، لیکن کاروبار میں چھٹی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے مجھے پہلے ہی دن سے دفتر جانا تھا۔ زویا کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں یہاں آرام سے رہ لوں گی۔ میرے گھر میں ایک ہی نوکرانی تھی جو بہت پرانی اور وفادار تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ زویا کا اچھے سے خیال رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ رہے، اور میں خود دفتر کے لیے چلا گیا۔ شام کے وقت میں لوٹا تو زویا میرا انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر ہم دونوں ڈنر پر چلے گئے۔ اسی طرح رات کو واپس لوٹے تو میں نے پھر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے بھی خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر تو ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوسری رات بھی زویا وہاں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، شاید اسے لگا کہ میں سو رہا ہوں، جبکہ میں بس آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جا چکی ہے۔
लेकिन इतनी रात को वो कहाँ गई थी? मैं ऐसे ही करवटें बदलता रहा। फिर घंटों बाद जब वो वापस लौटी तो थककर बिस्तर पर लेट गई। मैंने धीरे से पूछा, ज़ोया कहाँ गई थी? तो वो चौंक कर उठी। फिर कहने लगी, ताज़ा हवा खाने छत पर गई थी। दरअसल बंद कमरों में मेरा दम घुटता है और आपके घर के हर कमरे में एसी चलता है, इसलिए मुझे ताज़ा हवा की बहुत कमी महसूस होती है। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरअसल मेरी फुप्पो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके घर में एसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शायद इसीलिए ज़ोया को भी इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। यही सोचकर मैं भी खामोश हो गया। इसी तरह कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हमारी शादी को अब 1 महीना गुजर गया था। मैंने कमरे की खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी, एसी बंद करके पंखे चलाने लगा ताकि ज़ोया को ताज़ा हवा की कमी महसूस न हो। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ये करने के बावजूद भी ज़ोया का छत पर जाना बंद नहीं हुआ। जब मुझे ये बात कुछ अजीब महसूस हुई तो मैंने अपनी पुरानी मुलाजिमा को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि तुम ज़ोया पर नज़र रखो, मुझे बताओ कि वो छत पर क्या करती है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ज़ोया का रवैया कुछ दिनों से मुझसे बदला बदला सा महसूस हो रहा था। वो बहुत कम बात करने लगी थी, अक्सर खामोश रहती थी। मैं उसे अपने करीब करता तो मुझे बस उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वो मुश्किल से मुझे बर्दाश्त कर रही हो। उसके अंदाज में पहले की तरह अपनापन नहीं रहा था और इसी बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया था। लेकिन ये करके भी मुझे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि नौकरानी ने कोई ख़ास बात नहीं बताई। वो कहने लगी कि मालकिन छत पर ताज़ा हवा के लिए ही जाती हैं, शायद उन्हें आधी रात को ताज़ा हवा खाने की आदत है। मुलाजिमा की बात पर मैं मुतमईन हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी और मैं उस पर बहुत एतबार भी करता था। पहले उसका शौहर मेरे पास मुलाजमत करता था, फिर उसके शौहर का इंतकाल हुआ, वो बेवा हो गई तो मदद के लिए मेरे पास चली आई। उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। तन्हा औरत है, उसका भी गुजर बसर हो जाएगा और मुझे भी एक काबिले भरोसा औरत मिल जाएगी। तभी से वो मेरे घर में थी। ऐसे ही हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। मेरी ज़िंदगी की तन्हाई दूर हो गई थी। मैं दफ्तर से लौटता तो ज़ोया मेरे इंतज़ार में बैठी होती। मैं भी ज़ोया के साथ बहुत खुश था, इसलिए चाहता था कि हमारी ज़िंदगी पूरे तरीके से मुकम्मल हो जाए। ज़ोया जब हंसती मुस्कुराती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं उसकी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से देखूं। रात के पहर जब वो मेरे बहुत करीब होती तो मैं उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश करता। हर गुजरते दिन के साथ मैं अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहने लगा था। इसलिए मैंने अपने कुछ रिपोर्ट्स और अपनी मेडिकल कंडीशन बड़े शहर के डॉक्टरों को ईमेल कर दी थी। कुछ दिनों बाद जवाब आया कि मेरा ऑपरेशन मुमकिन है और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। इत्तेफाक से मुझे कुछ कारोबारी मामलात के सिलसिले में भी जाना था, इसलिए मैंने ज़ोया से ये बात छुपाई और कारोबार का कहकर 1 हफ्ते के लिए बड़े शहर चला गया। वहाँ जाकर मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन 1 हफ्ते के बजाय मुझे 15 दिन लग गए और मैं सही तरह से 15 दिन के बाद अपनी आंखों की रोशनी के साथ घर वापस लौटा था। मैं ज़ोया को ये सरप्राइज़ देना चाहता था कि अब मैं देख सकता हूँ और हमारी हर खुशी अब मुकम्मल हो गई है। लेकिन जब मैं घर पहुँचा तो मैंने अपने हाथ में स्टिक पकड़ रखी थी, क्योंकि मैं इस सरप्राइज़ को इतनी आसानी से खोलना नहीं चाहता था। ज़ोया ने मुझे देखा तो उसने अपने लफ्ज़ों से तो मुझे खुशी का इजहार किया, लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुरात थे वो देखकर तो मैं चौंक गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वापसी पर उसे खुशी नहीं बल्कि परेशानी हुई है, जबकि अपने लफ्ज़ों से वो ऐसे साबित कर रही थी जैसे बहुत खुश है। मैं उसके 2 रूप देखकर न सिर्फ हैरान हुआ था, बल्कि मैंने अपनी सच्चाई भी उससे छुपा ली कि मैं उसे देख सकता हूँ।
मैं तकरीबन रात के वक्त ही लौटा था, इसलिए कुछ देर बाद ही हम दोनों एक साथ बिस्तर में थे। मैंने थकान का बहाना बनाया और आंखें बंद कर लीं। मैं देखना चाहता था कि क्या वो अभी भी आधी रात को छत पर जाएगी, जबकि कमरे में पूरी तरह से ताज़ा हवा मौजूद थी। और फिर आधी रात को वो मामूल के मुताबिक उठकर छत पर चली गई। कुछ देर बाद मैं भी दबे पांव उसके पीछे छत पर पहुंच गया। मेरा बड़ा सा बंगला था, इसलिए छत भी काफ़ी बड़ी थी और छत के एक कोने पर एक कमरा भी बना हुआ था जिसमें कबाड़ पड़ा हुआ था। मेरी बीवी सीधी उसी कमरे में चली गई थी और यही बात मुझे चौंका रही थी कि अगर वो ताज़ा हवा खाने आई थी तो फिर उस कबाड़ वाले कमरे में क्यों गई। मैं भी दबे पांव उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया और अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी भी वहां तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरी वफादार मुलाजमा मौजूद थी, जिसे पैसे देकर मैंने अपनी बीवी की निगरानी को कहा था। मेरी बीवी आधी रात को उस नौकरानी के साथ यहाँ आखिर क्या कर रही थी। यही सोचकर मैंने कुछ और अपने कदम दरवाजे की तरफ किए और अपने कान लगाए। जो कुछ मैंने सुना मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। मेरी बीवी और वो नौकरानी दोनों मेरे एतबार की धज्जियाँ उड़ा चुकी थीं। मेरी नौकरानी, जिसे मैंने बेवा समझकर अपने घर में जगह दी थी, वो मेरी बीवी का इस्तेमाल कर रही थी और शायद मेरी बीवी ने मेरी खामी की वजह से उस नौकरानी के आगे हार मान ली थी। वो नौकरानी मेरी बीवी को धमका रही थी कि अगर मेरी बीवी ने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे सारा सच बता देगी कि कितने महीने से हर रात इस घर में क्या हो रहा है। और मेरी बीवी उससे घबरा कर कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा कुछ मत बताना। कुछ देर तो मैं खामोशी से खड़ा रहा, फिर दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर मेरी बीवी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वो यही समझी कि शायद मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, इसलिए उसने नौकरानी को खामोश रहने का इशारा किया। कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी, मैं तो हवा खाने छत पर आई थी तो बिल्ली की आवाज़ पर यहाँ पर आ गई। उसे लगा मैं नौकरानी को देख नहीं सकता, इसलिए वो मेरे मुंह पर झूठ कह रही थी। मैं गुस्से में आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर कहा, खुदा के वास्ते ज़ोया, झूठ बोलना बंद करो और बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। ये नौकरानी तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही है और तुमसे क्या चाहती है। मेरी बात सुनते ही ज़ोया का चेहरा जर्द पड़ गया, फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। नौकरानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसे यकीन नहीं था कि मैं इस तरह से छत पर आ जाऊंगा या फिर मेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी। उसके बाद ज़ोया ने जो सच मुझे बताया, उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ज़ोया ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो। शादी से पहले बहुत बड़ा सच हमने आपसे छुपाया था और वो सच इस नौकरानी को मालूम था। ये मुझे पहले दिन से ही ब्लैकमेल करने लगी और मैं इसके आगे मजबूर हो गई, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। आपने पहले ही रात अपनी मोहब्बत से मुझे अपना बना लिया था। मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैं इसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई। ज़ोया ने बताया कि मुझसे शादी से पहले उसका एक जगह निकाह हुआ था। वो लोग बहुत ही पैसे वाले थे, लेकिन वो लड़का अय्याश किस्म का था। निकाह के बाद वो ज़ोया को अपने साथ घुमाने फिराने के बहाने ले गया और फिर उसे इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों के बाद उसे तलाक दे दी। सारे मोहल्ले में ज़ोया की बदनामी हो गई कि निकाह के बाद उसने अपने शौहर से ताल्लुक़ बना लिया था, जबकि रुखसती भी नहीं हुई थी और फिर तलाक भी हो गई। ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। उसी मोहल्ले में मेरी नौकरानी भी रहती थी। उसे भी इस बात का अच्छी तरह इल्म था। जब ज़ोया रुखसत होकर इस घर में आई तो इस नौकरानी को पता चल गया कि ज़ोया ही वो लड़की है जिसकी तलाक हो चुकी है, जबकि ये बात ना मुझे पता थी और ना मेरी फुप्पो चाहती थी कि मुझे ये बात पता चले। वो बस ज़ोया को इज्जत से रुखसत करना चाहती थी। उन्हें खौफ था कि अगर ये बात मुझे पता चल गई तो मैं ज़ोया से शादी नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने ज़ोया के पहले निकाह वाली बात जानबूझकर मुझसे छुपाई थी, लेकिन वो बात ज़ोया के गले का ढोल बन गई।
क्योंकि रुखसती से कुछ दिन पहले उसके पहले शौहर ने फ़ोन करके उसे धमकाना शुरू कर दिया और ज़ोया के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहता था। उसने शादी की रात ही ज़ोया से मिलने की बात की। उसे मेरे घर का भी पता मालूम था। उसने ज़ोया को मजबूर किया कि वो ज़ोया छत पर उससे एक बार मिलने के लिए आ जाए। ज़ोया ये सच मुझे बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि वो एक बार अपने साबका शौहर से मिलकर किसी तरह इस किस्से को ख़त्म कर देगी। इसीलिए वो छत पर आई। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि नौकरानी ने उन दोनों को देख लिया और ये बात मुझे बताने के बजाय वो ज़ोया को ही ब्लैकमेल करने लगी। हर रात को ज़ोया से पैसे लेने लगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ोया के साबका शौहर से भी वो पैसे ले लेती थी और फिर उसे बुला लेती ताकि वो ज़ोया को परेशान करे। वो एक साइको मरीज़ था जिसे ये सब करके मज़ा आ रहा था। वो दोनों मिलकर ज़ोया की ज़िंदगी को अज़ाब बना रहे थे। वो मेरे आगे शर्मिंदा भी थी और झूठ बोलने पर मजबूर भी, क्योंकि वो बस हमारे रिश्ते को बचाना चाहती थी। अभी भी नौकरानी ने उसे छत पर बुलाया था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और वो ज़ोया को धमका रही थी कि अगर ज़ोया ने उसे पैसे ना दिए तो उसका सच मुझे बता देगी। जबकि अब ज़ोया के पास पैसे नहीं बचे थे। उसने नौकरानी से मना कर दिया, मगर वो ज़ोया को ये धमकी भी दे रही थी कि अगर उसे वक्त पर पैसे ना मिले तो वो उसके पहले शौहर को भी यहाँ बुलाकर हंगामा खड़ा करवा देगी। जिस नौकरानी को मैं बेवा और मजलूम औरत समझकर रख रहा था, उसने मेरी बीवी का जीना मुश्किल कर रखा था। कुछ कमी ज़ोया की भी थी, जिसने मुझ पर भरोसा ना करके इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई थी। मैंने नौकरानी को खड़े खड़े नौकरी से फारिग कर दिया और घर पर मज़ीद गार्ड्स लगा दिए। ज़ोया का पहला शौहर नौकरानी की मदद से अंदर आ जाया करता था, लेकिन नौकरानी को हटाने के बाद उसका यहाँ आना खुद ब खुद बंद हो गया था। मैंने उसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। ज़ोया को भी समझाया कि वो आज के बाद मुझसे कोई बात न छुपाएगी। जहाँ उसे ये जानकर खुशी हुई कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, वहीं वो मेरे आगे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो गई, जबकि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बस अपनी माँ के कहने पर चल रही थी। मेरी फुप्पू हमेशा से नादान थी, गलत फैसले करती थीं, इसीलिए मेरी माँ को वो बुरी लगती थीं। अभी भी ये सच छुपाकर मेरी फुप्पू ने अपनी बेटी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मैंने ही ज़ोया को समझाया कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जानकर भी कि तुम पहले से तलाक याफ्ता हो, मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बहुत अरसे से उसके दिल में ये खौफ था कि आज आंसुओं की सूरत में वो निकल गया। जब ये खौफ ख़त्म हुआ तो वो पहले की तरह हंसने बोलने लगी, फिर से अपनी मोहब्बत मुझ पर नछावर करने लगी और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को झूठ से शुरू ना करें, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बोलने पर मजबूर करता है और रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर शादी के वक्त मेरी बीवी मुझे पहले ही तलाक के बारे में बता देती तो शायद उसे ये हालात न झेलने पड़ते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम शाजिया है और मेरा शौहर सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वो वाली वीडियो देखती रहती हूँ जिनको देखने से मेरी ख्वाहिशात में रोज़ इजाफा होता रहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वो ज़ाहरी तौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपनी जिस्मानी साख को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मौजूद नहीं है तो क्यों ना इससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी
लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी ज़रूरत पूरी करने का फ़ैसला किया। एक दिन मैं इंतहाई खूबसूरत लिबास पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है। मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ न सकी। मैंने कहा, ठीक है, फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा शौहर सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावट के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने शौहर की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 12 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही नाजेबा वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती हैं, लेकिन उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए ख़ुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश में इजाफ़ा हो गया। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वो मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज़्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफ़ी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। मैं अपने शौहर को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी आर्जी साबित हुई, क्योंकि शादी के चंद दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता है। वो वहाँ ड्राइवरी करता है, इसलिए उसे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलीं। जब मुझे ये पता चला कि 1 महीने बाद वो दोबारा सऊदी अरब चला जाएगा, तो मैं परेशानी में मुब्तला हो गई और फ़ौरन रोने लगी। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? अगर आपने सऊदी अरब में ही रहना है तो शादी क्यों की? मेरे शौहर ने जवाब दिया कि मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार का आगाज़ नहीं करता, तब तक घर के निज़ाम को चलाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। मैं यहाँ पर ड्राइवरी का काम करता था, लेकिन मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए मैं सऊदी अरब चला गया। उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में इतनी कमाई करता हूँ कि घर में कभी माली तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। उसने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ कोई अपना घर नहीं है और किराया बहुत ज़्यादा है। हम 10-15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर उसने कहा कि वो साल में 1 बार आता है और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी सादगी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया था। मेरे शौहर की शख्सियत संजीदा थी। ना ही उसने कभी मुझसे खुलकर बात की, ना ही अपनी मुश्किलात का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र का दामन थामे रखा। मेरे शौहर ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वो घर के काम करवा सकें। मेरे रोने और नाराज़ होने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से तन्हाई में रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और शौहर के साथ गुजारे हुए दिन याद आने लगते थे। सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन शौहर से कोई राब्ता नहीं होता था। रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए वो वीडियो कॉल करता और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी।
البتہ میرا چھوٹا دیور مجھ سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اکثر میری ساس رات کو جلدی ہی سو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اور میرا دیور گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ ہم اکثر رات کا کھانا بھی ایک ساتھ ہی کھاتے تھے۔ میرا دیور ایک حسین لڑکا تھا جو ساری رات مجھے اپنی یونیورسٹی کے قصے سناتا رہتا تھا، لیکن مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی میں اپنے موبائل پر انگریزی فلم دیکھنے لگی۔ وہ فلم کافی بولڈ تھی اور دیکھتے دیکھتے میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے ذہن میں وہ تمام منظر چل رہے تھے جو میں نے گزرتی رات میں اس فلم میں دیکھے تھے۔ میں نے کچن میں کچھ کام کیا اور دوپہر کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ کام کے دوران بھی وہی منظر میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں کچن میں بیٹھ گئی اور میرا دل چاہا کہ وہی منظر میں دوبارہ دیکھوں۔ میں ہر چیز سے بے خبر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور وہاں موجود تھا اور وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں کچھ گھبرا گئی، لیکن وہ سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، کیوں بھابھی، کھانا تیار ہو گیا ہے تو جلدی سے روٹی بھی بنا دو۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں، بس میں بنانے ہی لگی تھی۔ میں نے فوراً موبائل بند کر دیا اور روٹیاں بنانے لگی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دیور کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں وہ روزانہ میرے کمرے میں آنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ شام کی چائے میرے کمرے میں ہی پیے گا۔ آج کل لاؤنج میں سردی بڑھ گئی ہے۔ سردیوں میں میری ساس کی عادت تھی کہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور کھانا بھی وہیں پر منگوایا کرتی تھی۔ جب میں نے ساس کو کھانا دے دیا تو اپنے کمرے میں دیکھا کہ میرا دیور میرا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اس نے میری تمام یوٹیوب ہسٹری دیکھ لی تھی اور جان لیا تھا کہ میں کس قسم کی ویڈیو دیکھتی ہوں۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ وہ ہوتا کون تھا؟ میرے موبائل کی جانچ پڑتال کرنے والا۔ میں نے چائے کی ٹرے بستر پر رکھی اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ چائے پیتے ہوئے میرا دیور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ اس کے سوال پر میں کچھ ہچکچاتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے وضاحت کی کہ آپ کو ایکشن فلمیں پسند ہیں یا رومانٹک۔ میں اس وقت کچھ شرمندہ ہو گئی کیونکہ وہ اس دن میرے موبائل پر وہ منظر دیکھ چکا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ خود ہی کہنے لگا کہ مجھے تو رومانٹک مووی پسند ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ انگریزی فلموں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں؟ اس کے اس سوال پر میں نے غور سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا دوست بنا سکتی ہیں، کیونکہ دیور اور بھابھی کے درمیان دوستی تو چلتی ہی ہے، اور ویسے بھی آپ مجھے بہت پسند ہیں اور آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تم اپنی چائے اپنے کمرے میں جا کر پیو۔ بے شک میں ایک رومانوی نوعیت کی لڑکی تھی، لیکن میں یہ سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میرا دیور اس قسم کی باتیں کرنے والا ہوتا کون تھا؟ میں نے انتہائی سخت لہجے میں اپنے دیور کو وہاں سے جانے کو کہا تو اس نے فوراً اپنا کپ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دیور اکثر اپنے کام کے دوران بنا جھجک مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔ اگلے دن جب میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی تو میرے دیور نے اپنے کمرے سے بھابھی بھابھی کی آواز لگانا شروع کی۔ اس کی آواز سن کر میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بغیر دستک دیے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے آدھے بٹن بند کیے اور پھر مجھ سے کہا، بھابھی جان ذرا ادھر آئیے نا، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، برائے کرم اسے جلدی سے لگا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جھجکتے ہوئے اندر گئی اور میرے دیور نے مجھے سوئی اور دھاگا دیا۔ میں اس کے شرٹ کے بٹن لگانے لگی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت سانس لینا بھول گئی جب اس نے میرے چہرے کے سامنے آتی ہوئی میری آوارہ لٹ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر میرے کان کے پیچھے کر دیا تھا۔ میں اچانک ڈر کر پیچھے ہٹی
तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो आपकी आंखों के सामने आ रही लट को हटा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और अपने कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से कतराने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रों की शिद्दत मेरे चेहरे पर पड़ रही है। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायज़ा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वो खुली हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूँ। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वो मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वो नींद में इतने खर्राटे ले रही थीं कि मैं वहाँ सो न सकी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वो बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी। भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी। उसके इस बेतुके सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वो मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया। अगले रोज़ आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये किस तरह की बेअदबी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वो मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे उस पर शदीद गुस्सा आने लगा और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी अम्मी से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी तो ऐसा होना तो मुमकिन था, और वैसे भी तुम्हारा शौहर यहाँ मौजूद नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा भाभी जान। उसकी बेतकल्लुफ़ भरी गुफ्तगू ने मुझे गुस्से में मुब्तला कर दिया था। इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वो बेशरम मुझे अपने हिसार में ले चुका था और फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है और तुमने ये दरवाज़ा मेरे लिए ही तो खोल कर रखा था। अब क्यों इतनी नेक पारसा बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ। मैं तो अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, लेकिन ये हकीकत है कि देवर आग होता है और उससे दूरी इख्तियार करनी बहुत ज़रूरी होती है। उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। उसने अपना काम मुकम्मल किया और मुझसे कहा कि अगर दोबारा कभी मूड बन जाए तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, जिना किया है मेरे साथ, ये हराम है, खुदा तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने कहा कि जिस तरह की फ़िल्में और वीडियो तुम देखती हो वो सब क्या है भाभी जान? आँखों का जिना तो तुम भी करती हो। मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? ये कहकर वो तो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। अगले रोज़ मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि ये बात अपने शौहर को बता दूं। मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि अचानक अगले दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज़्यादा आज़ाद नहीं रखना चाहिए था, और अगर तुमने ये बात अपने शौहर को बताई तो वो तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं करेगा।
الٹا تمہیں ہی بد کردار کہے گا، اس لیے اس بات کو یہیں پر دبا دو۔ اور میری دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے درخواست کروں کہ وہ مجھے سعودی عرب بلا لے تاکہ میں وہاں اس کے ساتھ رہ سکوں۔ میں نے اس مشورے پر عمل کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ مجھے سعودی عرب نہیں بلاتے تو میں طلاق لینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر نے میری درخواست قبول کی اور مجھے سعودی عرب بلا لیا، جہاں مجھے ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا اور دوبارہ انڈیا واپس آنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں یہ تبدیلیاں اس وقت آئیں جب میں نے اپنے خیالات کو پاکیزہ محسوس کیا کہ میں گناہ کی راہ پر غمزدہ ہوں، جس کی وجہ سے میں نے موبائل سے تمام ناپسندیدہ ویڈیو اور موویز کو ہٹا دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، میرے دیور کی شادی کا بھی وقت آ گیا۔ جب میرے شوہر انڈیا جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی اور میں یہیں پر رہ کر ان کا انتظار کروں گی۔ میرے شوہر اکیلے ہی انڈیا گئے، لیکن وہ وہاں صرف ایک ہفتے ہی رہ پائے، وہ جلدی ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں میری بہت یاد آئی، جس کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ پھر 6 مہینے بعد ہمیں خبر ملی کہ میرے دیور کی بیوی کسی دوسرے شخص کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی، کیونکہ جس انسان نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا، آج میرے خدا نے اسے سبق دے دیا ہے۔ میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے رب نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میرے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے اور میں نے ان کی بہترین تربیت کی۔ اس وقت میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ میرا نوکر زور لگا کر میری مساج کیا کرتا تھا۔ میں اسے پیسے پکڑاتی تو کہتا رہنے دو مالکن، وصولی رات کو کروں گا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ مساج کرتا، ویسے ویسے مجھ پر خماری بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر نوکر نے اپنے تیل سے سنا ہوا ہاتھ میری اس جگہ پر رکھا۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میرا نام سنجنا ہے۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے شادی سے پہلے ہر دن میرے لیے رشتے آتے رہتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میرا باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا نام روشن کروں۔ مگر جب بھی میرے لیے اتنے اچھے رشتے آتے تو میری ماں مجھے کہتی کہ تم اپنی پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ مگر میں اپنی ماں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے۔ مگر یہ سن کر میری ماں کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی شادی کر لو، یہ ڈاکٹری ووکٹری تو تم بعد میں کر لینا۔ مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا، اس لیے میری ماں ایک سادھو کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کا باپ نہیں مان رہا۔ کوئی ایسا تعویذ دو کہ اس کا باپ شادی کے لیے فوراً راضی ہو جائے۔ اس سادھو نے میری ماں سے 2000 روپے لیے اور ایسا تعویذ دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لیے فوراً ہی مان گیا۔ یہ رشتہ دراصل میرے باپ کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ نے ان سے شادی کے لیے فوراً ہاں کہہ دیا اور میں ودا ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے، اس لیے میں اور میرے پتی الگ گھر میں رہتے تھے۔ میرا پتی اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، اس لیے وہ صبح سے شام تک بیزی رہتا۔ میں اس کے گھر گئی تو یہ عیش و آرام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے پتی نے میری سیوا کے لیے کئی نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر اس کی ایک نوکر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ وہ نوکر مجھ سے کہنے لگا کہ میں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بالکل گھر کے ممبر کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے بھی اسے خاص اہمیت دینا شروع کر دی۔ وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا تو میں ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تھکا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ لیٹی رہو، تھک گئی ہوگی،
اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے پیر دبا دوں۔ یہ سن کر میں تھوڑا چونک گئی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، لیکن مجھے میرے پتی کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، اور نہ ہی میں نے کسی نوکر سے کبھی اپنے پیر دبوائے تھے۔ اس لیے میں نے فوراً منع کر دیا، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پرایا مرد مجھے چھوئے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا تھا۔ شاید وہ پہلے بھی میرے سسرال میں ایسے کام کرتا ہوگا، مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دراصل میں بہت نرم دل کی تھی، اس لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے، مجھے اس سے پیر نہیں دبانے چاہیے تھے۔ شاید میرے پتی کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ نوکر نے یہی بات مجھے دوبارہ کہی۔ میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اس سے کہا کہ تم میرے پیر دبا دو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے۔ وہ اتنے دھیرے دھیرے پیر دبا رہا تھا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ نوکر کہنے لگا، مالکن آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیے، میں آپ کے پیر دباتا رہوں گا۔ میں جیسے مدہوشی میں تھی، اس لیے فوراً بستر پر لیٹ گئی۔ وہ نوکر بستر پر آ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے سوتی رہی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک میرے پیر دبا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پرس کھولا اور کچھ نوٹ نکالے اور اس نوکر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر وہ شرمانے لگا، مالکن آپ مجھے پیسے دے کر شرمندہ کر رہی ہیں، میری سیلری اچھی خاصی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کے ہیں۔ یہ سن کر اس نوکر نے مجھ سے ان پیسوں کو لیا اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا پتی رات کو دیر سے آتا تھا، اس لیے میں نے شام کو پھر اس نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری مالش سے مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اس لیے جب تک میرا پتی گھر نہیں آ جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا۔ شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، اس لیے وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو آپ کا معمولی سا نوکر ہوں، جیسا آپ کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، آپ کے پیر دباتا رہوں گا تاکہ آپ کی تھکان اتر جائے اور آپ کو سکون ملے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے، اس لیے تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی تھیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مجھے میری ساس ایسی نہیں لگتی تھی، مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا نہیں لگتا تھا۔ مجھے سسرال آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اس لیے میں نے نوکروں کو پرکھ لیا تھا، وہ مجھے ہر بات سچ ہی کہتا تھا۔ میرے گھر میں نوکرانیاں بھی کام کرتی تھیں، مگر وہ جھوٹی اور بے ایمان تھیں۔ وہ مجھ سے جو بات سن لیتی تھیں اسے پورے محلے میں مشہور کر دیتی تھیں، اس لیے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی۔ یہ نوکر اس گھر کا پرانا نوکر تھا، اس لیے میں اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا، مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا۔ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا، مگر اس کی نیت خراب نہ تھی۔ ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے پتی سے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ یہ سن کر میرے پتی نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم بھی تو ہر وقت نیند میں رہتی ہو، میں رات کو جب بھی گھر آتا ہوں تو تم گہری نیند میں ہوتی ہو، دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور رات کو میرے گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرے پتی کی شکایت یہی تھی، مجھے روز رات کو اپنے پتی کے لیے جاگنا چاہیے تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جب نوکر مجھے مالش کے لیے کہے گا تو میں اس سے انکار کر دوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور میں اپنے پتی کے آنے تک جاگتی رہوں۔ شام ہوئی تو میں نہا دھو کر خوب تیار ہوئی اور سج دھج کر بستر پر بیٹھ گئی۔
नौकर मेरे कमरे में आया तो मुझसे कहने लगा, मालकिन मैं मालिश कर दूं क्या? मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं क्या? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को ज़रूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए। ये सुनकर मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं रात भर उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का कपड़े पहने हुए थे, मगर अब मेरे जिस्म पर कोई और कपड़े थे। मगर मैंने अभी जेवरात पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोच कर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था, मगर मुझे कुछ याद नहीं आया। मेरा दिल घबराने लगा था और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मालिश कर दो। ये सुनकर वो बिस्तर पर आ गया और मुझे मालिश देने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। उस दिन मेरे पति अचानक से घर आ गए। मैंने उसे देखा तो उस पर मैं बरस पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरे पति कहने लगे, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले थे और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा था? मैं उलझन की शिकार हो गई। मेरे पति कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं। अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगा। उस वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हो क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर ना जाओ, क्योंकि आपका जिस्म थक जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो मैं जब घर आई थी तो वो मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतार कर वापस बाहर जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही वो मालिश के लिए तड़पने लगी थी। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज़ कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैरों को दबाने लगा। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बात को बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुपचाप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मुझ में इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालिक होकर भी नौकर से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो भले ही नौकर था
मगर वो एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वो नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, इसलिए आपको हक है, आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा इससे ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरे पति घर पर आए थे। मैं सुबह उठी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि मुझे किसी बात का होश नहीं रहता। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वो मेरे पति के आने से पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। मगर ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर ही रहा। मेरे नौकर से घर के सारे काम करवाए, अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। इसी दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज़ अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती तो मेरा सर भारी हो जाता और मुझे थकान भी हो जाती। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आँख खोली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई। मैंने शीशे के सामने जाकर देखा तो मैं चौंक गई। मेरे पूरे जिस्म पर लाल निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने जिस्म पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने जिस्म को देखा कि ऐसे निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं पूरी तरह से घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश को कहा। मैं उस निशान को छुपाना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर पैर रख दिया। नौकर मुझे मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थीं। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थीं। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पति भी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर उसके बावजूद मैं अपने पति के करीब गई और उसे धीरे से उस निशान के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे ये बात अपने पति को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है मेरे साथ और तुम्हें उसी की सज़ा मिली है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी रहता था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहने लगा,
कि ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागज़ आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं उसका जिम्मेदार किसको ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिनों तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई कि शायद मेरे पति आए हों, उसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वहाँ मेरा पति नहीं था, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर पर काम करता था। मैंने उसे आने का कारण पूछा तो वो कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई। और ये निशान क्यों थे? ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसके शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्ज़ाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैं नौकर के सीने पर मुक्के मारने लग गई। ये मेरे जिस्म पर कैसे आए? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम विजय है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शायद तुमने मुझे कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की ज़ुबान से मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूँगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं भी इत्मीनान होकर अपनी पढ़ाई करने में लग गया। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कज़िन की शादी में जाना था, इसलिए मैं शहर से बाहर चला गया। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था, ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके। क्योंकि तुम मेरी थी, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? ये सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म पर थे। ये सुनकर वो हंस दिया और कहने लगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों के ऊपर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने पूरे 1 साल तक उसे सज़ा देने के बाद फिर माफ़ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।